नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेकर आई हूँ समझौता कहानी का दूसरा भाग। क्या पट्टी बढ़ा रही है ये छोटी बहू? सास ने अंदर आते हुए कहा। अधीरा चुप हो गई और अपना काम करने लगी। अगर हलवा बन गया हो तो जाओ, ऊपर जाकर दूसरे कपड़े पहनकर आ जाओ, अभी बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं। सास ने कहा। जी हलवा बन गया है, अधीरा ने कहा। फिर ठीक है, जाओ मुकंदी तुम्हें ऊपर ले जाएगी, वो बाहर खड़ी है, सास ने कहा। अधीरा ने किचन टॉवल से अपने हाथ साफ किए, हलवे की कढ़ाई उतारकर साइड में रख दिया और वह रसोई बाहर निकल गई। इसको इस हवेली के सारे रीति रिवाज और परंपराओं अच्छी तरह से समझा देना। लड़की बहुत तेज मालूम होती है, इसकी जुबान बहुत चलती है। ठाकुर बता रहे हैं, इसे सिर पे मत चढ़ने देना, सास ने कहा और वह भी बाहर निकल गई। हवेली के रीति रिवाज और परंपराएं सुनते समझते और निभाते हुए दिन से शाम और शाम से रात हो चली थी। वह थक कर चूर हो गई थी। दिन में ठाकुर वीर प्रताप सिंह के उसको दर्शन भी नहीं हुए। रात खाने के समय हवेली के सारे मर्द यानी ठाकुर वीर प्रताप सिंह, उनके 3 छोटे भाई, उनकी पत्नियां, बेटे, सास और अधीर की 2 श्रोतने एक साथ थी। पत्नियां अपनी अपने पति को खाना खिला रही थी। अधीर और दूसरी पत्नी चमन रसोई में काम संभाल रही थी। कमरे में चलो। खाना खाने के बाद चमन ठाकुर वीर प्रताप सिंह की दूसरी पत्नी ने कहा। अधीरा ने उसकी तरफ देखा। चमन ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा। अधीरा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह तौलिए से हाथ पोंछती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। पीछे पीछे चमन भी चल दिया। कमरे में पहुंचकर चमन ने अलमारी खोली और एक सुंदर से पीले रंग की बनारसी साड़ी ब्लाउज निकालकर अधीरा के सामने रख दिया और बोली, इसे पहन लो। क्यों, क्या अभी कहीं और भी जाना है? अधीरा ने पूछा। नहीं, अभी ठाकुर साहब आएंगे, तुम्हें उनका स्वागत करना है। वह चाहते हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन की तरह उनका स्वागत करो। कल किया तो था, आज फिर से, अधीरा बोली। मन ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा मगर कुछ बोली नहीं। अधीरा चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। सुना नहीं तुमने? कपड़े बदल लो, चमन ने थोड़ा जोर से कहा। मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करिएगा, समझी आप? और धीरे बोलिए, मुझे सुनाई देता है, मैं बहरी नहीं हूँ, अधीरा ने कहा। तुम मेरे साथ जुबान चला रही हो? चमन ने आंखें दिखाई। अधीरा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखा। पता नहीं क्यों चमन उससे अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि उसकी पहली सौतन कौशल्या उसे अच्छी लगी। अधीरा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कपड़े बदलने लगी। जब उसने कपड़े बदल लिए तब चमन ने उसके बालों को खोलकर संवारने लगी। बालों का ढीला जूड़ा बनाकर उनमें क्लिप और मोगरे की लड़ियां जड़, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक, कान में बड़े बड़े सोने की बालियां, गले में सोने का हार पहनाकर चमन ने उसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया। ज्यादा बकबक मत करना ठाकुर साहब के सामने, वरना तेरी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे बिना गलती के, आदेशात्मक स्वर में बोली और बाहर निकल गई। अधीरा डरी सहमी सी पलंग के एक कोने से सिमट गई थी। उसे कल रात की बात याद आ रही थी कि किस बर्बरता के साथ ठाकुर ने उसके साथ, सोचते ही कि उसका शरीर सिहर उठा। रात की 11:30 बज रहे थे जब दरवाजे पर आहट हुई। अधीरा ने नींद उचट गई। पलंग पर बैठे बैठे सो गई थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा ठाकुर वीर प्रताप सिंह दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर चले आ रहे थे। अधीरा धीरे से उठ खड़ी हुई। सो गई थी क्या? ठाकुर ने अपनी अचकन उतारते हुए बड़े प्यार से कहा। अधीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, हम तुम्हें प्यार से कुछ पूछ रहे हैं तो हमें उसका जवाब दे दिया करो। हमें आंखें दिखाना, हमें गुस्सा दिखाना, जुबान लड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं।
आज तो हम तुमसे प्यार से कह रही हैं, लेकिन दोबारा हम तुमको समझाएंगे नहीं। बात समझ में आई? बड़े गंभीर आवाज में मगर धीरे धीरे ठाकुर वीर प्रताप सिंह बोले। अधीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने गौर से अधीरा को देखा। सुंदरता की प्रतिमूर्ति बनी अधीरा सामने खड़ी थी, मगर उसकी आंखों नींद के बाहर से बोझल हो रही थी। उस पर आंसू की धार वे पिघल से गए। नींद आ रही है। उन्होंने फिर अधीरा ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, सो जाओ। आज दिन भर व्यस्त रही हो, अभी तुम्हें आदत नहीं है यहाँ की, और फिर अभी शादी का माहौल है तो तुम्हें थोड़ा परेशानी तो होगी। इतना कहकर उन्होंने अधीरा को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमकर वापस दरवाजे से बाहर निकल गए और दरवाजा अंदर से बंद कर के पलंग पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। ठाकुर वीर प्रताप सिंह अधीरा के कमरे में निकले और अपनी दूसरी पत्नी चमन के कमरे में चले गए। अगली सुबह दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ से अधीरा की नींद खुली। उसने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा सामने ठाकुर वीर प्रताप सिंह खड़े हैं। बहुत देर तक सोती हो तुम? उन्होंने अपनी उंगलियों से अधीरा के चेहरे पर आए बालों को हटाया और कहा। अधीरा धीरे से पीछे हटी और पलंग की तरफ आ गई। वे उसके पीछे पीछे चलते हुए पलंग तक आए और बैठ गए। बैठ जाओ, वे बोले। अधीरा खड़ी रही। तुम्हें सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं? हम जो कहते हैं एक बार में सुन लिया करो। हमें बार बार दोहराने की आदत नहीं है। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हम तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहते हैं, मगर तुम इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप ठाकुर जी के चेहरे की तरफ देखती रही। जिद्दी लड़की, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं। आज तुम्हें अपने घर जाना है, समय से तैयार हो जाना। इतना कहकर ठाकुर वीर प्रताप सिंह बाहर जाने के लिए खड़े हो गए। तभी मुकंदी चाय के 2 कप लेकर अंदर आ गई। सरकार, चाय लाई हैं हम, मुकंदी ने कहा। इनकी चाय यही रख दो और हमारी चाय सेला जी के कमरे में ले आओ। इतना कहकर वे बाहर चले गए। मुकंदी ने घूरकर अधीरा की तरफ देखा। वह समझ गई कि लड़की ने बदतमीजी की होगी, इसलिए ठाकुर साहब नाराज होकर चले गए। लो चाय पियो, झटके से मुकंदी ने कहा और फिर चाय उसके हाथ में थमा दी। टेबल पर बिस्कुट रखे हैं, खा लेना। इतना कहकर वह मुड़ी और दरवाजे तक गई, फिर लौट कर आई। ठाकुर साहब से डर कर रहो, अपनी मनमानी मत करो, कुछ पता नहीं कब पिट जाओगी। अपने तेवर शांत कर लो, कठोर आवाज में कहती फिर वापस चली गई और दरवाजा बाहर से हल्का सा बंद कर दिया। ड्राइवर कार चला रहा है। पीछे अधीरा और ठाकुर वीर प्रताप सिंह बैठे हैं चुपचाप, आपस में कोई बात नहीं। अधीरा कार से बाहर देख रही है और ठाकुर वीर प्रताप सिंह उसे ही देखे जा रहे थे। अधीरा को इस बात का एहसास था कि ठाकुर उसे देखे जा रहे हैं, उससे कुछ बात करना चाहते हैं, मगर अधीरा ने जानबूझकर अनजान बनी बैठी रही। कार अधीरा के घर के दरवाजे पर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल दिया। ठाकुर साहब बाहर निकले। अधीरा कार का दूसरा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। घर के दरवाजे पर माता पिता और उसके भाई बहन सभी खड़े थे। माँ आगे आई और अधीरा का हाथ पकड़ने लगी, मगर अधीरा ने अपना हाथ झटके से छुड़वाया और अपने कमरे के अंदर भागी और ओधी बिस्तर पर लेट गई और तकिए से मुंह छुपाकर सिसकने लगी। बाहर अधीरा के पिता ने ठाकुर साहब को आदरपूर्वक दूसरे कमरे में लाकर बिठाया और उनका आदर सत्कार करने लगे। बहन और दोनों भाई अपनी बहन से मिलने उनके कमरे में चले गए। देखा तो दीदी रो रही है। क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही हो? क्या जीजाजी ने कुछ कहा? बहन पारुल ने आकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। अपनों का एहसास पाकर अधीरा और ज़्यादा जोर जोर से रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ दीदी, ऐसी क्यों रो रही हो? क्या जीजाजी अच्छे नहीं हैं? क्या उन्होंने आपको परेशान किया?
क्या हो गया दीदी, कुछ मत कहो, पारुल और दोनों भाई बोले। अदीरा कुछ नहीं बोली, बस अपनी बहन से लिपटकर रोती रही। कुछ देर बाद उसकी माँ भी अंदर आ गई और अपनी बेटी को रोते देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी बाहों में ले लिया और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? माँ, आप लोगों ने मुझे इस निर्दयी और बूढ़े आदमी के साथ बेच दिया, जिसकी पहले से 2 पत्नियां हैं। आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि मैं दोनों सौतनों के साथ कैसे रहूंगी? उनके रहते मुझे क्या उनके घर में कोई मान सम्मान मिल पाएगा? किसी गरीब में मेरी शादी कर देते तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होती, मगर पैसे और खेत के लालच में मुझे बेच दिया। अदीरा सुबकते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हें ठाकुर साहब बहुत पसंद करते हैं और हमने तुम्हें बेचा नहीं है। यह सब तो ठाकुर साहब ने अपनी मर्जी से हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारी हालत सुधारने को दिया है। 5 बीघा खेत बैलों की जोड़ी दिए है। अब तुम्हारे पिताजी को किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा काम के लिए। अपना काम करेंगे, अपने आप कमाएंगे। देखो ना, दोनों भाइयों को शहर में पढ़ने भेज दिया। भाई हॉस्पिटल में रहते हैं, कितनी बड़ी बात है। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हमने तो ठाकुर साहब को मना किया था कि यह सब हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अब आप हमारे समधी बनने जा रहे हैं, अब रिश्तेदार हैं, हम आपकी इतनी सहायता तो कर सकते हैं। इसलिए ये सब। माँ ने अदीरा को अपनी बाहों में लिए उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। 45 साल की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। औरत तो 2 बच्चे पैदा करते ही जल्दी बूढ़ी हो जाती है, पर आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। तू मुझे ही देख ले, तेरे पिताजी के आगे मैं उनसे कितनी बड़ी लगती हूँ। दूसरी बात, उनकी कोई संतान नहीं है। अगर तूने संतान पैदा कर दिया तो तेरी हैसियत सबसे ऊंची हो जाएगी। सुबकते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। माँ ने फिर कहा, क्या माँ, तुम्हें ठाकुर के परिवार के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि उनके यहाँ बेटियाँ पैदा नहीं की जाती, सिर्फ बेटा पैदा किए जाते हैं। बेटियाँ तो कोख में ही मार दी जाती है। क्या आपने कभी नहीं सुना इस बात को? अदीरा गुस्से में बोली। अब उसे अपनी माँ की बातों पर भी गुस्सा आ रहा था। माँ, क्या तुम्हें ठाकुर के परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम कि उन्होंने यहाँ बेटियाँ पैदा नहीं की जाती, सिर्फ बेटे ही पैदा किए जाते हैं। बेटियाँ तो कोख में ही मार दी जाती हैं। क्या आपने कभी नहीं सुना इस बात को? अदीरा गुस्से में बोली। अब उसे अपनी माँ की बातों पर भी गुस्सा आ रहा था। देख बेटा, तू खूबसूरत है, जवान है, तू ठाकुर साहब को अपने रूप जाल में फंसाकर कुछ भी करवा सकती है। बस तू प्यार से उनके साथ रह ले। और फिर बेटी पैदा करने में क्या रखा है? तू तो देख ही रही है ना, कितनी परेशानियां होती हैं। बेटी पैदा करो, उनको पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, दहेज इकट्ठा, और फिर शादी के लिए मारे मारे फिरते रहो। कहीं शादी हो गई तो अगर दहेज कम हो गया तो ससुराल वाले लड़की को वापस घर भेज देते हैं या फिर आग में जलाकर मार देते हैं। तुझे पता तो है तेरे पिताजी तेरी शादी के लिए कितने परेशान थे। जहाँ भी जाते थे लोग मुंह फाड़कर दहेज मांगते थे। तेरे पिताजी तो बहुत परेशान हो गए थे। एक बार तो उन्होंने आत्महत्या तक करना चाहा। वह तो शुक्र है कि ठाकुर साहब ने उन्हें बचा लिया और तुझसे शादी कर ली। क्या फ़र्क पड़ता है तू बेटा पैदा करे या बेटी, फ़र्क पड़ता है। बेटी को तो पैदा होने ही नहीं देंगे, मार ही देंगे कोख में। हाँ तो ठीक है ना, बेटा पैदा कर दे। माँ ने कहा, बेटा पैदा करना क्या मेरे बस में है? अदीरा जोर से बोली। चुप, धीरे बोल, तू समझती क्यों नहीं बिटिया? पैदा करना पाप है। तू खुद अपने घर में देख ले कितनी परेशानियां होती हैं। पिता को बेटियां पैदा होने से
फिर तुमने हम बहनों को क्यों पैदा किया? मार देती तुम भी हमें कोख में। रहने दो माँ, तुम भी ठाकुर की ही भाषा बोल रही हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इससे तो अच्छा मैं ठाकुर के साथ आज ही वापस चली जाती हूँ। मैं तो सोच रही थी यहाँ तुम्हारे साथ कुछ दिन रहूँगी और अपने मन को समझा लूँगी, मगर अब नहीं। अब मैं थोड़ी देर भी रुकना नहीं चाहती। भी मतलबी हो गई हो। इतना कहकर अधीरा ने अपनी माँ को धक्का दिया और उसकी बाहों से अलग हो खड़ी हो गई। अरे आदि बेटा! अधीरा को अचानक इस तरह बोलते देख माँ सकते में रह गई। अब मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, एक पल भी नहीं। इतना कहकर अधीरा कमरे से बाहर चली गई और ठाकुर के सामने खड़ी हो गई। ठाकुर अधीरा के पिता के साथ चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने अधीरा को अपने सामने खड़ा देखा तो मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ? घर वापस जाना है। अभी इसी वक्त बाहर कार में आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर अधीरा बाहर निकल गई और कार में जाकर बैठ गई। अधीरा के पिता हैरानी से कभी बाहर गए अधीरा को देखते, कभी अपनी पत्नी को देखते। वह तो पूछना ही भूल गए कि क्या हो गया। ठाकुर साहब ने अधीरा के पिता को देखा और फिर बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अभी हम चलते हैं, आपसे फिर बात करेंगे। पता नहीं छोटी ठुकराइन को क्या हो गया है। इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकलकर कार में आकर बैठ गए। अधीरा के माता पिता की तरफ अभिवादन में सिर हिलाया और कार ड्राइवर को गाड़ी आगे चलने का आदेश दिया और कार चल पड़ी। तो दोस्तों, क्या अधीरा वीर ठाकुर प्रताप सिंह को उनका वंश दे पाएगी? देखते हैं कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।